हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि किस किस क्वांटिटी पे वो डिपेंड करता है, किस पर कुछ नहीं डिपेंड करता है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हैं, अगर आप अभी जस्ट आप लोगों ने कुछ एग्जाम फॉर्म अगर दिए हैं या आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहां पर उससे रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। याद रखिएगा, क्या कह दिया जाएगा, जैसे कोई भी दो बॉडीज हैं, उनके बीच का फोर्स है 10⁻20 न्यूटन। अब एक तीसरी बॉडी को वहां पर इंसर्ट करा दिया, उनके बीच में रख दिया गया, उसके पास में रख, तो उस फोर्स पे क्या रिलेशन आएगा, क्या वो फोर्स चेंज होगा या नहीं होगा? तो फोर्स चेंज नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। एक किस तरह के क्वेश्चंस और हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जब वैल्यू दे दी गई जाएगी तब तो हम पूरा क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेते हैं, वो पूरा मैथमेटिक्स आ गया आपका। आपको m1 m2 की वैल्यू दे दी जाए, mr की वैल्यू दे दी जाएगी तो आप फोर्स आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जस्ट मैथमेटिक्स, जब आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो उसके बाद तो क्या बचा बेटा, जस्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बची ओनली। अब इसमें किस तरह के रिलेशन और आते हैं? लेट फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दे दी गई कि जो m2 मास है वो m1 का हाफ कर दिया मैंने। देखो फोर्स क्या लग रहा है, जब मेरे पास मास है m1 और दूसरा मास है m2। चलो मैं इसको लिख लेता हूं एक और बार। अगर m1 और m2 दोनों m है तो उस कंडीशन पे मेरा फोर्स कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरी पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्यों? इस जो भी कंपैरिजन करूंगा मैं इससे करूंगा आप, ठीक है। इस फोर्स को बेसिक मानकर मैं सारे कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो पहला केस मुझे दिया गया कि जो सेकंड बॉडी का मास है वो मैंने फर्स्ट बॉडी से हाफ कर दिया, और दोनों बॉडी का मास क्या था? पहले m1 m, तो m2 इज इक्वल टू क्या आ गया? m/2। अब नया फोर्स आएगा, अब ये फोर्स तो चेंज हो गया क्योंकि आपने मास चेंज कर दिया, तो f डैश नया फोर्स, g में कोई चेंजेस नहीं आया, m2 क्या हो गया? m/2। m1 क्या है? अभी भी m, और डिस्टेंस आपका अभी भी वही है, क्या? r, तो ये आर स्क्वायर हो गया। तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 बाहर लिया, ये आ गया जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका लिखा जा सकता है 1/2 जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको इसको कंपेयर करना है किससे? पहली वाली इक्वेशन। या तो आप डिवाइड कर लें, दो तरीके बताता हूं। पहला ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, तो मैंने एक क्या करा, सबसे पहले तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो एफ डैश अपॉन में क्या आया? एफ, ठीक है, इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू ये रही हमारे पास 1/2 जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एफ की वैल्यू क्या है? जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो सभी स्मार्ट स्टूडेंट्स ने इनको काट दिया, वेरी गुड। तो ये आ गया 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन 2। एक तरीका तो ये। अब शॉर्टकट में अगर चलूं तो देखिएगा यहीं पर भी आंसर निकाल सकता हूं। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है किसकी? पुराने फोर्स की। तो पुराना फोर्स यहां से क्या आ जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू एफ। तो आ गया एफ डैश इज इक्वल टू f/2। आंसर दोनों से वही आएगा, आंसर दोनों ही इक्वेशन से वही आएगा, एफ डैश इज इक्वल टू f/2। मतलब अब जो नया फोर्स बना, कब नया फोर्स कब बना? पुराना फोर्स तो क्या था हमारे पास, जब दोनों के मास क्या थे? बराबर थे और डिस्टेंस r थी। नया फोर्स मैंने कब बनाने की कोशिश करी? जब मैंने m2 को क्या कर दिया? पुराने मास से आधा कर दिया, मास आधा कर दिया, तो उसका फोर्स भी क्या हो गया? आधा हो गया। उसका फोर्स भी क्या हो गया? आधा हो गया। एक और केस लेते हैं। अब क्या करा? m1 और m2 दोनों के मास को क्या कर दिया? डबल कर दिया, और जो रेजिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस है उनकी, उसको भी आधा कर दिया। मतलब मास को तो आपने डबल कर दिया, साथ के साथ आपने क्या कर दिया? जो डिस्टेंस था उन दोनों के बीच का, उसको भी हाफ कर दिया। अब नया फोर्स कितना आएगा? तो एफ डैश इज इक्वल टू जी नया मास, मास m1 m2 भी चेंज हुआ, m1 भी चेंज हुआ, r डैश भी चेंज हुआ, इसका होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करें जी, m2 डैश कितना हो जाएगा? 2m, नया है ना ये दोनों। m1 डैश भी क्या हो जाएगा? 2m, r डैश भी क्या हो गया? r/2 का होल स्क्वायर। ये f डैश आ गया, तो f डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई 4,
जी एम स्क्वायर अपॉन ये क्या बन गया आर स्क्वायर बाई 4। ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, तो 16 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो स्मार्ट स्टूडेंट्स यही कंपेयर कर लेंगे, और जिनको अभी भी कंफ्यूजन है वो इक्वेशन नंबर 2, मतलब यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 आएगी सेकंड केस की, और इक्वेशन नंबर हमारी 1 ये रही, इनका डिवाइड करें या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू 16 इंटू एफ, तो ये आ गया। तो नया फोर्स कितना ज्यादा हो गया पुराने के कंपैरिजन में, 16 टाइम ज्यादा हो गया, जब आपने क्या कर दिया, मास को डबल और डिस्टेंस को हाफ कर दिया। कॉपी करें इसको। तो ये सब हमारे इस तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम बनाया कि क्या दे रखा है कि कोई भी दो बॉडीज हैं, कोई भी दो बॉडी से उनका मास कितना दिया हुआ है, सॉरी उनका फोर्स दिया हुआ है आपको 5 न्यूटन। इनिशियली कितना फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन। कोई भी दो बॉडीज जिनका मास है m1 m2 और उसका डिस्टेंस है r, तो उस केस में आपके पास जो फोर्स आ रहा है दैट इज 5 न्यूटन। मतलब फोर्स की इक्वेशन क्या आ गई, g मास है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस है उनकी r। इफ m1 m2 दोनों को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, मतलब न्यू मास m1 डैश भी क्या कर दिया, पुराने से डबल, m2 डैश भी क्या कर दिया, पुराने से डबल, और r डैश को क्या कर दिया, r/2। ठीक है, तो अब नया फोर्स कितना आएगा उसकी वैल्यू निकालो। नए फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो F डैश इज इक्वल्स टू जी m1 डैश m2 डैश अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। सो F डैश इज इक्वल्स टू जी m1 डैश की जगह क्या आ जाएगा, m1/2, सॉरी m1 इंटू 2, डबल किया है ना, सो 2m1, m2 डैश क्या आ जाएगा 2m2, और r डैश क्या हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। सो F डैश इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे 4 आएगा, जी m1 m2 अपॉन ये क्या बन गया r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर बाई 4। अब r स्क्वायर बाई 4 करोगे तो ये 4 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो F डैश इज इक्वल्स टू 16 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर आपको कंपैरिजन क्या करना है, ये जी m1 m2 r स्क्वायर यहां पर भी आ रहा है, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 न्यूटन। इस फोर्स की वैल्यू मुझे दे रखी है दैट इज 5 न्यूटन। तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा यहां पर 80 न्यूटन। सो F डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 80 न्यूटन। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे आपकी कॉपीज में, आप जहां कहीं पर भी इसको अप्लाई करेंगे, जहां पर भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी बातें करेंगे, एक्सेलरेशन के भी बारे में। अगली क्लास में हमारा ये डाउट रहेगा, देखिए इस मार्कर और अर्थ, अभी हमारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जो मार्कर है और हमारे पास जो अर्थ सरफेस है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, सेम अमाउंट का फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब सेम अमाउंट का फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन पे दोनों में एक्सेलरेशन आना चाहिए। जहां पर फोर्स आ गया, जहां पर फोर्स आ गया वहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, बिल्कुल। तो किस बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने क्या देखा है हमेशा कि अगर अपन अर्थ भी उतना ही फोर्स लगा रही है, मार्कर भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो लेकिन नीचे यही क्यों जाता है, इस पर रोल प्ले करता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगा, किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।